तो आई वुड उसने मैंने रिकमेंड किया कि आप एक बार रिपीट ही कर लो तो बेस्ट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज इस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी। ठीक है, शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि भाई जो मेरा डेटा है वो किस तरीके का दिखता है। ठीक है, वो कैसे दिखता है, क्या उसमें कॉन्टेक्स्ट में निकाल सकता हूँ एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसके अंदर तीन मेजर टॉपिक्स होते हैं। हिस्टोग्राम्स के बारे में पढ़ना होता है, क्यूनेस और कर्टोसिस, ये तीन कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सबसे सिंपल कंसेप्ट है विच इज कॉल्ड हिस्टोग्राम, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम आपको जनरली तो पता ही होगा क्या होता है। आपको नहीं पता है, मतलब कोई बात नहीं। ये हिस्टोग्राम इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हाँ वही ही हिस्टोग्राम है। हाँ, वो स्कूल में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह देखी, लेट्स से मेरे पास कोई डेटा सेट था एंड उसके अंदर मैंने ना जेंडर वाइज सर्वाइवल रेट देखा। टर्टलिंग डेटा सेट की एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, जेंडर वाइज सर्वाइवल रेट देखा। तो लेट्स से मेल 0 जो सर्वाइव नहीं किए, 1 जो सर्वाइव किए। अगेन फीमेल 0 जो सर्वाइव नहीं किए, 1 जो सर्वाइव किए। ठीक है, कुछ कुछ नंबर होंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 10, 15, 20 और 25 ले लेता हूँ। ठीक है, रैंडम नंबर्स लिए मैंने। राइट, अब इसके अंदर मेरे पास मैं ना इसका हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे मतलब इतनी सारी चीजों का हिस्टोग्राम प्लॉट नहीं होता, बट हाँ जैसे एग्जांपल कि मैं इसका ना हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैं मेल 0 के लिए हिस्टोग्राम प्लॉट किया। ठीक है, मैंने मेल्स 0 के लिए सॉरी मेल्स ने सर्वाइवल रेट का हिस्टोग्राम प्लॉट किया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आएगा। एक बार होगा मेरे पास 0 के लिए, एक बार होगा मेरे पास 1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं, सिर्फ किसी एक के लिए होगा ना, सिर्फ 0 के लिए से कहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का बार आ जाएगा कि भाई 10 पे एक बार आ गया। एक मिनट, वाला एग्जांपल थोड़ा सा मैंने जब एग्जांपल लिया था तब सोचा नहीं, बट हाँ इस पे हिस्टोग्राम ढंग से होगा नहीं। कोई और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्या एग्जांपल लिया जाए? ठीक है, लेट्स से मैंने टिप्स का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक रेस्टोरेंट, उसकी टिप्स एंड उसका हिस्टोग्राम प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि भाई एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू कितनी बार अगर कर रही है मेरे डेटा के अंदर। ठीक है, तो टिप्स की बहुत सारी वैल्यूज होंगी। राइट, दैट विल एक्सपैंड फ्रॉम ऑलमोस्ट 0 टू लेट्स से $10 तक की मैक्सिमम टिप मेरे को मिल रही है। ठीक है, इसके ऊपर ही हो जाएगा मेरा एक्स एक्सिस। अब जो हिस्टोग्राम होगा ना वो कुछ इस तरीके का होगा, है ना। फिर यहाँ से गिर भी सकता है, फिर बढ़ गया, हाँ। ठीक है, वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है, बस अलग अलग हो गया। ठीक है, एंड ये मेरा एक्सिस है, यहाँ पे काउंट्स होते हैं 20, 30, 40, 35, 40 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हिस्टोग्राम को रीड करने का बेसिकली तरीका होता है कि भाई यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, लेट्स से ये 8 पढ़ रहा है, तो 8 में $8 इज माय मोस्ट फ्रीक्वेंटली टिप्ड नंबर। ठीक है, या फिर अगर मैं कोई और मान लो इसका थोड़ा कम है तो 10 इज मेरा लीस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर है। राइट, सिमिलरली यहाँ पे भी सेम तरीके से होगा। दिस इज हिस्टोग्राम, इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ समथिंग देखता हूँ। ठीक है, अब ना लेट्स से कि सेम ही डेटा है, उसमें जो हिस्टोग्राम मेरा बना है वो कुछ इस तरीके का बना है। यूजुअली हिस्टोग्राम जो आपको दिखेंगे वो इसी तरीके के दिखेंगे भाई, जो शुरुआत वाली नंबर है वो बहुत ज्यादा कम होंगे। ठीक है, ठीक है, इवेंचुअली हिस्टोग्राम ग्रो करता है हमेशा मिड सेक्शन की तरफ। ठीक है, एंड देन एंड तक आते आते दोबारा गिरने लगता है। हाँ, ठीक है, यूजुअली जो आपका डेटा आता है उसमें इस तरीके का होता है। एंड इस तरीके की शेप एक हिस्टोग्राम क्यों लेता है, इस तरीके की शेप एक हिस्टोग्राम इसलिए लेता है क्योंकि मेरे पास ना आउटलायर्स होते हैं। मान लो यूजुअली जो मेरी रेंज है डेटा की वो है लेट्स से यहाँ से सम 6 से लेके सम 9 तक। ठीक है,
मतलब यूजुअली लोग इस रेंज के बीच में टिप करके जा रहे हैं, ठीक है। कोई कोई लोग होंगे जो बहुत ज्यादा टिप करके जा रहे हैं, तो वो इधर से बहुत मतलब एक दो ही लोग होंगे तो बहुत ज्यादा लेवल गिर जाएगा, बट एक्सपैंड विड्थ वाइज एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल जीरो टिप करके जा रहे हैं, तो इधर भी मतलब कम लोग होंगे वो, बट इधर एक्सपैंड कर जाएगा, राइट। तो इससे आप दो तीन चीजें देख सकते हो कि हिस्टोग्राम से आपको सीधा रेंज पता लग जाती है आपकी, ठीक है, कि भाई अप्रॉक्स इतनी रेंज है, ठीक है। आपको दूसरी चीज क्या पता लग जाती है कि आउटलायर्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें आप हिस्टोग्राम से पता कर सकते हो, ठीक है। इसमें अच्छा, आप नोट कर लो एक बार इस चीज को। अच्छा, आप नोट करो इतना, मैं एक मार्कर चेंज करके आता हूँ, स्क्रीन खत्म हो गई है। ठीक है, यूजुअली इस तरीके हो, ठीक है। एक बेसिक की हमने बात करी। अब ना हिस्टोग्राम को हम एक्चुअली कंपैरिजन करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लाइक जो आपके कोर्स में नहीं है उस चीज का लूंगा, ठीक है। सो हम ना क्या करते हैं, जैसे आप बिजनेस एनालिटिक्स में वर्क करोगे, ज्यादा आपको प्रोडक्ट वगैरह मैनेज करना होगा, राइट। तो हिस्टोग्राम ना एक इसके अंदर अल्फा वैल्यूज होती है जिसको हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। तो मल्टीपल चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हिस्टोग्राम जो यूज होते हैं, तो उसके लिए होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ना जो टोटल बिल है और जो मेरा ये है, या एक काम करते हैं, जो टिप्स है उसी को मैंने डिवाइड किया दो तरीकों से, ठीक है। एक स्मोकर वाली, जो स्मोक कर रहे हैं रेस्टोरेंट में, उनकी वो कितनी टिप ड्रॉप करके जा रहे हैं, एंड जो स्मोक नहीं कर रहे हैं वो कितने टिप ड्रॉप करके जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से दो तरीके से डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज रिप्रेजेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इस तरीके का कुछ अपने उसमें भी सेम ही डेटा आएगा, बीच में फिर ग्लो करेगा। इस तरीके का एक आ गया। लेट्स से जो सॉलिड लाइन है दैट इज फॉर यस, जो स्मोकर है। डॉटेड लाइन है इस पर नो, जो स्मोकर नहीं है। डॉटेड लाइन वालों को भी कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है। कुछ भी ले लो आप, यहाँ तक था ये वाला, और ये वाला बार थोड़ा यहाँ तक था, यहाँ तक था, ये थोड़ा सा और ऊपर था यहाँ पे, लेट्स से इस तरीके का था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आपको एक्चुअल जो होता है उसकी एक इमेज दिखा दूंगा अभी, ठीक है। बट इसका ना कंपैरिजन करने के लिए भी यूज कर सकते हो दो कैटेगरीज के बीच में, ठीक है ना, कि भाई स्मोकर और नॉन स्मोकर में कंपैरिजन अगर हम करें, तो कौन ज्यादा टिप छोड़ रहा है, कौन ऑन एन एवरेज ज्यादा टिप छोड़ रहा है, ठीक है। तो इस चीज के लिए भी आप इसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इसका एग्जांपल दिखाता हूँ एक्चुअली कैसे दिखता है ये वाला ग्राफ। सेकंड।
चल रहा है, चल रहा है, धीरे धीरे चलेगा, अभी स्टार्ट ही किया ना बनता है उससे। चले। हाँ, ठीक है, इस तरीके का दिखता है। ठीक है, इसमें हाँ, जो बिल्कुल 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 ठीक है। जो ये दिखाया, ये तो चलो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जा सकता है, बट दिस इज एक्चुअली हाउ प्रॉपर डुअल हिस्टोग्राम लुक्स लाइक। ठीक है, इसके अंदर भी वही एन इक्वल टू 10, एन इक्वल टू 1050 क्या है छोड़ दो। दो कैटेगरीज है, इधर समझ लो। ठीक है, और दोनों कैटेगरीज का बेसिकली प्लॉटिंग हो रखी है। ठीक है, इस तरीके दिखता है। एंड दिस इज बेसिकली इट अबाउट हिस्टोग्राम। ठीक है, आपको थ्रू आउट योर करियर कई जगह पे हिस्टोग्राम्स मिलेंगे। ठीक है, उनको रीड करना बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं हिस्टोग्राम्स के अंदर, just give me a second. ठीक है, तो हिस्टोग्राम्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेरे को यहाँ पे आउटलायर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे ये आउटलायर्स हैं। ठीक है, इधर भी आउटलायर्स हैं, दिख रहे हैं। तो हिस्टोग्राम से मैं रेंज निकालने के साथ साथ आउटलायर्स भी पता कर सकता हूँ कि भाई आउटलायर्स हैं किस साइड है क्या है। ठीक है, उसे भी पता कर सकता हूँ। बट ये ना विजुअल पार्ट है। ये अगर आपको दिख रहा है तो आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। बट लेट्स से हमें ना नंबर्स के ऊपर ज्यादातर वर्क करना होता है। डेटा के अंदर आप मान लो आपको डेटा की समराइजेशन वगैरह करनी है, तो उसके अंदर हिस्टोग्राम नहीं होगा, उसके अंदर नंबर्स होंगे प्रॉपर। ठीक है, तो जब मैं इसी सेम चीज को, रेंज वगैरह नहीं, बट सिर्फ जब मैं आउटलायर्स की बात कर रहा हूँ, तो नंबर्स में दिखाना होता है, नंबर्स में रिप्रेजेंट करना है मेरे को, तो हम यूज करते हैं स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ये दो कंसेप्ट होते हैं, स्क्यूनेस का और कर्टोसिस का। ठीक है, वैल्यूज होती हैं ये किसी भी डेटा की, हम स्क्यूनेस और कर्टोसिस निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो लास्ट में बता दूंगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, स्क्यूनेस क्या होती है? स्क्यूनेस इज बेसिकली योर डायरेक्शन ऑफ आउटलायर्स। ठीक है, स्क्यूनेस बताती है मेरे को डायरेक्शन ऑफ आउटलायर्स, किस डायरेक्शन में जाएंगे किस डायरेक्शन में है, there's a डिफरेंस। ठीक है, अगर मैं एक ग्राफ ले लूं यहाँ पे, तो लेट्स से ये मेरा डेटा था। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे एक आउटलायर है, तो दिस इज माई राइट साइड। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट था, दिस इज माई लेफ्ट साइड। ठीक है, अब स्क्यूनेस ना सिंगल डायरेक्शन बता सकता है हमेशा। अगर आपके पास दोनों तरफ आउटलायर्स हैं, तो जिस तरफ ज्यादा दूर है आउटलायर, वो वाली इंफॉर्मेशन देगा आपको। ठीक है, तो समझ आया। इसमें हमें सिर्फ साइन का मैटर होता है, मतलब एक्चुअल नंबर होता है, मान लो कुछ भी नंबर हो सकता है, मैंने 0.5123 कुछ भी ले लिया, ये कुछ भी ये नंबर हो सकता है। ठीक है, इसको इंटरप्रेट करने का सिंपल तरीका होता है, मेरे को नंबर इग्नोर ही कर देना है।
कि डेटा का मीन मीडियन से बड़ा आ रहा है, और नेगेटिव होने का मतलब होता है कि डेटा का मीडियन मीन से बड़ा आ रहा है। हाँ ठीक है। क्यूनेस में जो वेरिएबल्स होते हैं, मीन एंड डेटा की वेरिएंस। ठीक है, सब नोट कर लो। आई थिंक समझ आएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। ये और आगे कहाँ पे ये वेरिएंस, वेरिएंस सिंबल होता है ना ये। हाँ, वेरिएंस सिंबल होता है ये। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिंपल एस लिखते हैं, वेरिएंस के लिए ऐसे टेढ़ा लाइन आता है। इसको कुछ तो नाम था इस सिंबल का, वो ध्यान से उतरा हुआ। यार सिंबल का कुछ तो नाम होता है, सिग्मा होता है शायद से। हाँ, ये वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे भी इस तरीके का सिंबल है, सिंबल नहीं है। हाँ, वेरिएंस है ये। ठीक है, क्लियर है। स्क्यूनेस समझ आया, स्क्यूनेस का भी सिंबल था, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है कर्टोसिस। ये सब कुछ नोट कर लिया, कुछ भी erase कर दो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड कर्टोसिस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है कर्टोसिस। कर्टोसिस से हमें पता लगता है थिकनेस ऑफ द टेल। हाँ, ठीक है, कर्टोसिस से हमें पता लगता है थिकनेस ऑफ द टेल। ठीक है, थिकनेस ऑफ द टेल का क्या मतलब है कि भाई यहाँ पे हमने जब एग्जांपल लिया था वो लिया था एक आउटलायर का एग्जांपल, बट डेटा एक्चुअली आउटलायर में कैसे हो सकता है, कुछ इस तरीके का भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे नहीं, थोड़ी सी टेल लेके, ये थोड़ी सी टेल ली, और फिर यहाँ पे कुछ डेटा दो तीन पॉइंट थे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे थोड़ी सी टेल ली, फिर यहाँ पे दो तीन पॉइंट थे। राइट, तो ये भी आउटलायर थे सारे, ये भी आउटलायर थे सारे। ठीक है, थिकनेस ऑफ द टेल का मतलब है कि भाई नंबर ऑफ आउटलायर्स कितने हैं। ठीक है, हमें एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता लगेगा, बट हमें थिकनेस ऑफ द टेल ये बताती है कि भाई बहुत सारे आउटलायर्स हैं या बहुत थोड़े से आउटलायर्स हैं। ठीक है, ज्यादा या कम पता लगता है इससे, सिंपल। अब इसके अंदर आपका साइन एंड मैग्नीट्यूड दोनों मैटर करते हैं। ठीक है, अच्छा नहीं सॉरी, माय बैड, सिर्फ साइन ही मैटर करता है, मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता इसमें भी। ठीक है, ये भी सिंपल है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो थिकर टेल, वैल्यू है तो थिनर टेल। कि भाई नेगेटिव पे आउटलायर बहुत कम है, पॉजिटिव पे आउटलायर बहुत ज्यादा है। एग्जैक्ट नंबर से निकल गया, एग्जैक्ट नंबर हम जब डिस्क्रिप्टिव क्लास में जाएंगे ना जी स्कोर वगैरह पे, तो हमें एग्जैक्ट नंबर और एग्जैक्ट वैल्यूज भी पता लगेगी कौन सी पॉइंट्स आउटलायर्स हैं। ठीक है, इसमें इनके नाम भी होते हैं, हाँ। तो दिस इज कॉल्ड लेपोक्रिटिक, दिस इज कॉल्ड फ्लैट। बेसिकली मीनिंग कि भाई अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा डेटा लेपोक्रिटिक है, तो उसके अंदर आउटलायर्स काफी सारे हैं, और प्लेटिक्रिटिक है तो आउटलायर्स कम है। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं लास्ट। मतलब देखो फॉर्मूला ना कई बार आपको लिखा मिल जाएगा कि कर्टोसिस है, हाँ नाम नहीं आएगा कभी कभी ना। एग्जैक्ट फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि आपको नहीं यूज करना है फॉर्मूला। सेम उसकी जैसा है, और यहाँ पे माइनस थ्री भी आएगा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। वहाँ पे नहीं, वो म्यू, वो जो पहले वाला सिंबल था। हाँ,
बना देता ऐसे। क्या मतलब इट्स लाइक कि यू होता है ना, उसके एक लेग एक्सटेंडेड है, हाँ वैसे होता है सिंबल, म्यू कहते हैं, मीन को रिप्रेजेंट करता है चैट्स में। ठीक है, तो बेसिकली एक्स बार पता है ना, एक्स के ऊपर वो लाइन होती है, वो और म्यू दोनों का मतलब मीन ही होता है। ठीक है, ये होता है कंसेप्ट ऑफ कर्टोसिस। ठीक है, तो ग्राफिकल के लिए आपके पास हिस्टोग्राम्स हो गए, और न्यूमेरिक नंबर्स को रिप्रेजेंट करवाने के लिए कर्टोसिस। ठीक है, इन पॉजिटिव नेगेटिव को एक्चुअली जो आप एक्सेल में या कोड वगैरह में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्रेटर देन जीरो एंड स्मॉलर देन जीरो होता है ये, क्योंकि पॉजिटिव से ऊपर कुछ भी हो, जीरो से ऊपर कुछ भी होगा रियली पॉजिटिव, से नीचे कुछ भी नेगेटिव। ठीक है, तो जीरो ब्रेकिंग पॉइंट के हिसाब से आप उसको मैनेज करते हो। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? ठीक है। इसमें और कुछ बताने वाला रह गया? हाँ, इसमें एक टर्म होता है स्क्यूनेस के वजह से स्क्यूड डेटा होता है। ठीक है, स्क्यूड और सिमेट्रिक। हाँ, सिमेट्रिक एंड स्क्यूड दो तरीके के डेटा होते हैं। वही वन विद आउटलायर्स, वन विदाउट आउटलायर्स। कौन सा होगा आउटलायर्स के साथ वाला? सिमेट्रिक एंड स्क्यूड, बिल्कुल सही। बेसिकली आउटलायर फ्री, मतलब दो टाइप्स ऑफ डेटा नहीं होते, आउटलायर्स के बेसिस पे डेटा की क्लासिफिकेशन कह सकते हो आप इसको। विद आउटलायर डेटा, विद आउटलायर कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, सिमेट्रिक को स्क्यूड कहते हैं, फिर नहीं स्क्यूड। ठीक है, सिंपल इनफ। मैं बता था कि स्टैट्स आपके वाले में रट्टा मारने वाली चीज ये है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये टर्म्स आपको जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है ना, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हमने स्टैंडर्ड टेंडेंसी पढ़ा था, स्टैंडर्ड टेंडेंसी मीन मीडियन मोड को कहते हैं। ठीक है, तो वो पढ़ा था। अब ना हम एक्चुअली स्क्यूनेस के बेसिस पे देखते हैं कि भाई मीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मीडियन। ठीक है, तो बेसिकली किस तरीके से डेटा को देखा जाता है कि अगर डेटा स्क्यूड है तो मैं मीडियन की तरफ इंक्लाइन कर जाता हूँ, और डेटा सिमेट्रिक है या फिर अनस्क्यूड है तो मैं मीन की तरफ जाता हूँ। ठीक है, वो मैंने बताया था कि भाई जब मीन और मीडियन का बताया था तो आउटलायर वाला कंसेप्ट समझाते हैं ना, कि भाई मीन में आउटलायर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, मीडियन में नहीं होता है। तो डेटा स्क्यूड का मतलब वही हो गया कि आउटलायर्स हैं। हाँ, ठीक है, तो कई बार आपको ऐसा बोला जाता है कि भाई डेटा स्क्यूड है, इसमें मीन यूज करें मीडियन यूज करें, तो आपको पता है कि आप मीडियन यूज करना है उसमें, सिमेट्रिक डेटा के अंदर मीन यूज किया जाता है। ठीक है, इसको एक थोड़ा सा फुटनोट बना के लिख लो, और शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इतना ही है। ये सारा शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था। क्यूनेस कर्टोसिस, प्रोनाउंसिएशन भी लिख लो उसकी। अब थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट आएगा। ठीक है, पर आपको तो याद ही करना है उसको, सोचो जिनको एक्चुअली कोड में करना होता है ये। और मेरे को पर्सनली फील होता है कि कोड में करना ज्यादा इजियर हो जाता है। कंपैरेटिवली बता रहा हूँ कि मेरे को पर्सनली इससे ज्यादा कोड में इजी लगता है। हाँ,
ठीक है, अगला जो टॉपिक हमारे पास है दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स से हम मीन क्या करते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स का मतलब होता है कि भाई दो मैंने कोई भी वेरिएबल्स लिए, कॉलम्स लिए, ठीक है, वो एक दूसरे पे कितने डिपेंडेंट है। ठीक है, कि भाई इसका पहले वाले वेरिएबल का इम्पैक्ट दूसरे वाले पे कितना पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। ठीक है, पढ़ रहा है तो कितना पढ़ रहा है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ रहा है तो क्यों नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, और एक्चुअली मैंने एग्जांपल दो का लिया, हम ना सबके साथ कंपेयर करते हैं कि भाई एक वेरिएबल का जो है मान लो ए बी सी डी है, तो ए का बी सी डी पे इम्पैक्ट, बी का ए सी डी पे इम्पैक्ट, तो इस तरीके से हम पूरा देखते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए हम दो ही देखेंगे, बट वैसे पूरा देखा जाता है। ठीक है, कि भाई इनका रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, एंड दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को जज करने के हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज कोवेरियंस, वन इज कोरिलेशन। ठीक है, तो कोवेरियंस होता है, उसका सिंपली ये मतलब होता है कि भाई डेटा कंपेयर टू सम, सॉरी वेरिएबल कंपेयर टू सम अदर वेरिएबल कितना वेरी कर रहा है। ठीक है, बेसिकली वेरिएंस को कंपेयर कर रहे होते हैं हम दोनों के। कोरिलेशन का मतलब होता है जो डिपेंडेंट वाला कंसेप्ट मैंने बताया। ठीक है, तो रिलेशन दो तरीके से हो सकते हैं, उनकी वेरिएबिलिटी देख सकते हैं हम। ठीक है, कि भाई एक डेटा तो हो गया बिल्कुल सीधा मूव कर रहा है एक वेरिएबल, और कंपेरेटिवली दूसरा वेरिएबल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करके मूव कर रहा है। राइट, तो रिलेशन कि भाई दोनों डेटा ही वेरी कर रहे हैं, इक्वली वेरी कर रहे हैं, तो किस रेशियो में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इनका एक एग्जाम्पल ग्राफ होता है, ठीक है, समझने के लिए सिर्फ। ठीक है, कोवेरियंस हमें बताता है कि भाई एक डेटा अगर ऐसे कुछ मूव कर रहा है और दूसरा डेटा कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ये चीज हम देखते हैं कोवेरियंस की मदद से कि कितना ज्यादा शेक हो रहा है डेटा। ठीक है, को रिलेशन हम देखते हैं कि यार दोनों ही डेटा सेम तरीके से मूव कर रहे हैं, मान लो ये मेरा डेटा है, दूसरा डेटा भी ऑलमोस्ट इसी तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इनके पीछे का गैप देखते हैं कि भाई इसका रेशियो ज्यादा है ऊपर वाले का, नीचे वाले का रेशियो कम है, सही से देखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल इसके ग्राफ होते हैं। ठीक है, एक बार ड्रॉ कर लो, समझने के लिए मतलब याद रखने के लिए इजी रहती हैं चीजें। ठीक है, अब इसके अंदर ना जो कोवेरियंस की थोड़ी सी इनडेप्थ बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो हम वेरियंस देख रहे हैं उसके हम डायरेक्शन ऑफ वेरियंस भी देखते होते हैं। ठीक है, तो मेजरली कोवेरियंस के दो तरीके से आउटपुट आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, इसमें अगेन नंबर का हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब होता है दे मूव इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, कि भाई अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन। ठीक है, जो वेरिएंस, जो वेरिएंस है वो वेरी तो डेटा दोनों ही कर रहे हैं, दोनों अलग अलग स्केल पे कर रहे हैं। ठीक है, बट एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव कोवेरियंस है उसका, और नेगेटिव कोवेरियंस है तो अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन का मतलब भी समझ आया होगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन में बोलूं तो मान लो एक सिंपल सा डेटा पॉइंट लेते हैं हम, एक ग्राफ कुछ ऐसे निकल गया, दूसरा ग्राफ कुछ ऐसे निकल गया। ठीक है, दोनों बड़े हैं, स्केल डेफिनेटली डिफरेंट है, बट दोनों बड़े हैं। ठीक है, दूसरा हो जाता है अपोजिट में, एक पॉइंट मेरा ऐसे निकल गया तो दूसरा पॉइंट कुछ इस तरीके से निकल जाता है। ठीक है, इसमें मैंने डायरेक्शन भी ओ मैग्नीट्यूड भी ऑलमोस्ट सेम कर दिया, बट हाँ दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो टिप्स और
टोटल बिल में अगर हम कंपेयर करते हैं, डेटा सेट की एग्जांपल लेते हैं अगर, तो क्या टोटल बिल बढ़ने पे टिप्स भी बढ़ रही हैं, या टोटल बिल बढ़ने पे टिप्स घट रही हैं, वो देखा जाता है। ठीक है, क्लियर है, समझ आया, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कोरिलेशन के ऊपर। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया आपने कुछ? ठीक है ना, कोरिलेशन में इरेज कर देता हूँ। अब जो कोरिलेशन है, इसके जो मैंने वो चीज बताई थी कि भाई किस स्केल पे हो रहा है ना, इंटरव्यू में टेक्निकली आंसर देने के लिए ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, समझ में नहीं आएगा इससे एक्चुअल डेटा में ट्रांसलेट कैसे हो रही है चीज। ठीक है, समझने के लिए उसको आप सिंपली ये समझो कि भाई मैं एग्जांपल देता हूँ दो वेरिएबल का, एक मेरे पास है टोटल बिल, एक है टिप। ठीक है, मान लो मैंने ना इसमें एग्जांपल लिया, $10 का टोटल बिल हुआ था, तो यूजर ने $1 की टिप छोड़ी। ठीक है, तो को रिलेशन मेरे को ये बताता है कि जब ये टोटल बिल 10 से 20 होगा, तो टिप की वैल्यू 1 से कितनी होगी, रेशियो बताता है बेसिकली। ठीक है, अगर ये भी 1 से 2 हो रही है तो 1:1 हो गया। ठीक है, अगर 2 से कुछ भी कम है तो 0 पॉइंट समथिंग का रेशियो होगा, अगर 2 से ज्यादा हो रहा है तो 1 पॉइंट समथिंग का रेशियो होगा। ठीक है, इस तरीके से बताता है। ठीक है, इसका जो रिजल्ट दिखता है वो सिंगल नंबर में नहीं दिखता, वो वेरिएंस इज प्रॉपर नंबर। ठीक है, जो कोरिलेशन होता है वो एक टेबल होता है, कोरिलेशन का हमेशा एक टेबल बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मैं टोटल बिल टिप, टोटल बिल टिप, दोनों तरफ सेम चीज रहती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी रैंडम नंबर्स हो सकते हैं उस पूरे डायगोनल पे। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं होता, क्यों? क्योंकि टोटल बिल का रिलेशन टोटल बिल के साथ नहीं देखूंगा, टिप का रिलेशन टिप के साथ नहीं देखूंगा। अगर और मेरे पास कॉलम होते तो फिर वो डायगोनल आगे बढ़ता चला जाता है, बस हम डायगोनल को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरे पास डेटा सेट था उसमें यहाँ पे 0.67 और 0.67 आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर $10 से $20 हो रहा है ना बिल, तो 1 से ये 1.67 हो रहा है पॉइंट, 67% इंक्रीज हो रहा है टिप में कंपेयर टू टोटल बिल डबल होने पे। या फिर इसको आप अपोजिट भी बोल सकते हो। इसको अपोजिट कैसे बोलेंगे कि 10 का 6.7 होगा ना, तो अगर ये 16.7 हो रहा है तो ये डबल हो रही है। ठीक है, रेशियो हमें यहां से पता लग रहा है, डायरेक्शन में वहां से पता लग रही थी। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन थी तो मतलब बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव थी तो मतलब ये डबल होने पे ये कम हो रहा है। बात समझिए, है ना, तो दिस इज माय कोरिलेशन का कंसेप्ट। ठीक है, अब कोरिलेशन के अंदर भी दो तरीके होते हैं। ठीक है, दो तरीके से कोरिलेशन निकाला जाता है, एक का नाम होता है पियर्सन और एक होता है स्पीयरमैन। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का आउटपुट वगैरह सब कुछ सेम आता है। ठीक है, पियर्सन मोर अलाइंड होता है लीनियर डेटा के लिए, स्पीयरमैन मोर अलाइंड होता है नॉन लीनियर डेटा के लिए। ठीक है, तो पियर्सन फॉर लीनियर, स्पीयरमैन फॉर नॉन लीनियर। ना, ये बता दिया, ये बता दिया। ठीक है, चैट्स हम ऑलमोस्ट एक क्लास में दो टॉपिक कवर कर रहे हैं। हम कोविड कोरिलेशन पे आ गए हैं, उसके बाद कैटेगोरिकल डेटा, उसके बाद आउटलायर्स, तो फिर हमारे दो टॉपिक्स और बचे हैं, स्टैट्स दो नहीं, चार टॉपिक और बचे हैं, चार टॉपिक हैं, ऑलमोस्ट दो को टॉपिक कवर कर पा रहे हैं हम। मतलब इतना ही लगना चाहिए मेरे हिसाब से ना, एक क्लास में दो टॉपिक के हिसाब से इतना ही लगना चाहिए जितना मेरे को लगता है, क्योंकि स्टैट्स पहले आपकी जो काफी हार्ड वाला पार्ट था वो तो हट ही गया है। हाँ, टॉपिक्स कम हो गए हैं, तो जो बहुत ज्यादा हार्ड वाला पार्ट होता है वो तो हट ही गया है। ठीक है,
पॉइंट इज कि ये चीजें समझ आ रही हैं, जब नहीं समझ आएंगी तो फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब मेरे को नहीं पता कि आप किस पॉइंट पे नहीं समझ आएंगी ना चीजें। हाँ, नहीं एक पॉइंट होता है कि समझ ही ना आए कि भाई बोल क्या गए सर। हाँ, समझ आ रहा है ना। तो ये कि फिर आप खुद रिवीजन करोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। एक पॉइंट होता है कि भाई सर ने बता क्या दिया, वही नहीं, सेंस नहीं बना कुछ, वो वाला पार्ट होता है। तो उस पार्ट पे अगर कभी आते हैं, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि उस पार्ट पे कभी आते हैं तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा। इसी स्पीड से चलते रहेंगे, फिर इसके बाद बचे क्या है हमारे पास टॉपिक्स। 5-6 क्लासेस, 2-3 क्लासेस ही लगनी चाहिए। वेरिएबिलिटी कर लिया हमने, इशू डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स पे हम है। तो इसके बाद कैटेगोरिकल डाटा में काउंट्स, प्रोपोर्शन और ग्रुप चार्ट्स बचे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है काउंट्स, प्रोपोर्शन और ग्रुप चार्ट्स तो। ठीक है, उसके बाद जी स्कोर, आईक्यू और रूल्स और मिसिंग डेटा, 3 चीजें आती हैं। ठीक है, जिसको हम आउटलायर्स एंड डेटा क्वालिटी वगैरह के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही टाइम लगना चाहिए। कोवेरियंस कोवेरियंस रिलेशनशिप काफी इजीली समझ आ रहा है, तो ये भी इजीली समझ आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग कंसेप्ट्स आते हैं। ठीक है, और जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, मे बी, बट मेरे को आइडिया नहीं है। हाँ, मैक्सिमम, हाँ। हम्म, ठीक है ना। उसके बाद फिर अजाइल आ जाता है। अजाइल भी सेम, आपके कितने टॉपिक्स हैं, तो 3 5 6 7 8 है ना। 8 है, हाँ। 10 दिन, मतलब हाँ, इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह भी हैं। हाँ, तो मुश्किल से अप्रैल ओ मई मिड, मई मिड तक मैक्सिमम। ठीक है, जल फाउंडेशन, स्क्रम रोल्स, यूज स्टोरी राइटिंग, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, यहाँ तक तो सिर्फ मैनेजमेंट वाला पार्ट है ये पूरा ना। तीनों टॉपिक मैनेजमेंट के होते हैं सिर्फ। हाँ। ठीक है, इसके अंदर वही सब होता है कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वगैरह जाता है, स्टोरी राइटिंग जाती है। ठीक है, डेटा को किस तरीके से लिखा जाता है वो वाला पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर जीरा आता है। जीरा बेसिकली टीम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर काइंड कह सकते हो आप। ठीक है, इट्स लाइक कि कंपनी में एम्प्लॉयज के बीच में या कंपनी और क्लाइंट के बीच में कुछ भी इश्यूज होते हैं, तो हर एक इशू को जीरा के ऊपर अपलोड किया जाता है, विद सम स्टोरी पॉइंट्स होते हैं उसके। ठीक है, स्टोरी पॉइंट से फिर वो, लाइक, बहुत बेसिक टर्म्स में बताऊं ना, ये सारा मेरे को तो बेफालतू चीजें लगती हैं। ठीक है, बहुत बेसिक टर्म्स में बताऊं तो इट्स लाइक कि कोई भी इशू आए, उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा वो ट्रैक करने का मेथड है जीरा। ठीक है, कि भाई मान लो कंपनी में काम कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि एक बार में एक इशू आएगा, मल्टीपल इश्यूज आते रहते हैं। ठीक है, तो फिर वो स्टैक हो जाते हैं कि किसी को आपने किसी इशू पे डिप्लॉय किया, किसी को किसी इशू पे डिप्लॉय किया, तो ट्रैक करने का कंसेप्ट है, कौन सा इशू किसको दिया हुआ है, कौन सा क्या डेडलाइन है किसकी, और हाँ, इस सब चीज अपडेट्स करने के लिए कंसेप्ट होता है। इसको थोड़ा सा गेमीफाई वगैरह किया हुआ है कि भाई पॉइंट्स अचीव होते हैं, अचीवमेंट खुलती हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाली चीजें है ना सारी, ये जो पीएम्स होते हैं वो वाली चीजें होती हैं एजाइल में ज्यादातर ना। एजाइल का मैं बहुत बेसिक कंसेप्ट बताऊं तो एजाइल बेसिकली क्या है कि भाई आपके पास क्लाइंट से कोई प्रोजेक्ट आया। ठीक है, दो तरीके से उसका आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, कि एक तो आपने पहले क्लाइंट के साथ बैठे मीटिंग करी, जो भी उसे रिक्वायरमेंट थी, जो भी थी, सब जितना भी था सब कुछ एकदम अच्छे से डीप में जाके नोट डाउन करके ले आए, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जब वो सारी रिक्वायरमेंट मीट हो गई, आपने क्लाइंट को दे दिया। एक ही होता है बेसिक तरीका, इसको हम कहते हैं वाटरफॉल मेथड। ठीक है, दूसरा मेथोडोलॉजी होती है ये काम करने की, तो इसको हम वाटरफॉल मेथोडोलॉजी कहते हैं। दूसरी होती है हमारे पास एजाइल मेथोडोलॉजी। एजाइल में आप क्या करते हो कि क्लाइंट से बेसिक मीटिंग करते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले रहे हो उससे आप, तो हाँ, बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हो कि आइडिया ले रहे हो उससे, तो आपको बेसिकली चाहिए क्या। ठीक है, आपने वो इन्फॉर्मेशन ली, उससे प्रोटोटाइप बनाया, प्रोटोटाइप क्लाइंट को भेजा, उसका फीडबैक लिया, इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं,
फिर आपने उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करके नया प्रोटोटाइप भेजा और इस तरीके से बैक एंड फोर्थ करके फाइनली एक ऐसा प्रोडक्ट रेडी होता है जो कि भाई क्लाइंट, हाँ हाँ लो प्रोसेस है बट क्लाइंट ज्यादा सक्सेस होता है ना उसमें। फिर आपने पूरा मेथड किया, ठीक है, फिर वो दोबारा शुरुआत से पूरा मेथड हो जाता है। ये मेथडोलॉजी है, हाँ हाँ। क्योंकि द पॉइंट इज ना कि एक फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में कंपेयर टू प्रोडक्ट बनाने में बहुत कम टाइम लगता है। अगर मैं कोई भी प्रोजेक्ट की बात करूं जो कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज एक प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच टू एंड वाटरफॉल मेथड में ऑलमोस्ट 1 महीना लेता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्लाइंट के पास पहली बार जाता है 1 महीने के बाद, इसके अंदर आप 2-3 दिन के अंदर क्लाइंट के पास भेज देते हो। तो टाइम इसके अंदर भी 2-3 इसके अंदर 1 महीना के राउंड ही लगता है। बट इसके बाद जो प्रोडक्ट होता है ना वो क्लाइंट के थ्रू रिव्यूड होता है ऑलरेडी, उसमें चेंजेस नहीं आते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। डेवलपमेंट टाइम ऑलमोस्ट सेम होता है, इसमें सेटिस्फेक्शन क्लाइंट की ज्यादा होती है, उसमें कम होती है बेसिकली, बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली यही चीज बताते हैं एजाइल फाउंडेशन में। एक टॉपिक है चल के यहीं पे हो गया। हाँ इसके अंदर हो गया मेरे ख्याल तो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स के बाद फॉर्मूला मेन चीज है, ये नोट कर लिया आपने। तो मैथमेटिक्स वाला थोड़ा सा पार्ट है वो लिख लो, कंसेप्ट तो इतना ही है। आप किसी भी कंपनी में जाओगे ना ऐसे बिजनेस एनालिटिक्स में तो चलो अलग चीज है, बट बिजनेस एनालिटिक्स के बाद जैसे प्रोडक्ट मैनेजर वो होते हैं ना अपडेट, तो डेवलपर्स और प्रोडक्ट मैनेजर में सबसे ज्यादा लड़ाई इसी चीज के ऊपर होती है कि भाई जो प्रोडक्ट मैनेजर है वो जीरा के ऊपर आई पॉइंट असाइन करना है, ये सब करना है, वो सब करना है, और डेवलपर्स को बिल्कुल पसंद नहीं होती है चीज। तो ये वाला बहुत ज्यादा रहता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है वो। हाँ, कोवेरिएंस को हम कोव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दो वेरिएबल्स के बीच में एक्स और वाई से आता है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कैलकुलेट करोगे आप बेशक से एक को सबके साथ कर रहे हो, बट एक टाइम पे तो जैसे एबीसीडी का एग्जांपल दिया था मैंने, तो ए बी, हाँ नहीं नहीं नहीं, ए को आपको ए बी सी बी सी डी के साथ करना है, तो एक बार ए बी फिर ए सी फिर ए डी इस तरीके से पेयर बनते हैं, ठीक है ना, इसलिए एक बार में दो का ही निकलता है, ठीक है। तो फॉर्मूला थोड़ा सा आपको देखने में शायद से अजीब लग सकता है। फॉर कोवेरिएंस, ठीक है, इसको सिर्फ साइन में देखते हैं, ठीक है। इसकी रेंज कुछ भी हो सकती है, ठीक है, बट नेगेटिव का मतलब होता है द अपोजिट डायरेक्शन, और पॉजिटिव का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, एंड मैग्नीट्यूड डजंट मैटर, ठीक है। तो को वेरिएंस, अभी इसको नोट कर लो फिर मैं इसको रेज करूंगा ना, डजंट मैटर, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब जो को रिलेशन होता है वो को वेरिएंस डिपेंडेंट होता है, ये कोरिलेशन का सिंबल है, या फिर इसको आप सी ओ आर भी लिख सकते हो, ठीक है, वैसे सिंबल होता है कोरिलेशन का, ठीक है। एक्स वाई थोड़ा सा टेढ़ा उल्टा पी कर मतलब थोड़ा सा टेढ़ा सा पी है ये, ठीक है, कर्व भी पी कह सकते हो इसको, इस तरीके से भी बनता है ये, इस तरीके से बनता है, हाँ, ठीक है।
इसका सिंबल, इसका फॉर्मूला काफी सिंपल है। इसका फॉर्मूला है सिंपल सा। इसमें आप कोवेरिएंस ऑफ एक्स और वाई निकालते हो अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, इसकी रेंज मेरी -1 से 1 आती है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन, मान लो इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि भाई 0.67 आया था, तो वो ऐड हो रहा है उसमें, मतलब डायरेक्शन भी पता लगती है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, -0.67 आया, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली कोवेरिएंस का काम भी यही करता है। आप फॉर्मूला देखोगे तो आपको समझ भी आएगा कैसे कर पा रहा है, क्योंकि कोवेरिएंस में वो सिंबल दे रहा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन तो कभी भी मेरी नेगेटिव होती नहीं है, पॉजिटिव ही होती है हमेशा। तो इन दी एंड जो मेरा कोरिलेशन का सिंबल होगा वो कोवेरिएंस वाला ही हो गया, बस इसको डिवाइड करके बस मैग्नीट्यूड भी आ जाता है। गेटिंग पॉइंट? तो एक्चुअली आपको कभी भी कोवेरिएंस निकालने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, आप कोरिलेशन से ही काम चला सकते हो। समझ आ रहा है ना कंसेप्ट मैंने क्या बताया? नहीं, नहीं आया concept? देखो मान लो हम ना कोवेरिएंस को ये एक बार नोट कर लो फिर बताता हूँ। ठीक है, इसकी रेंज होती है ये -1 से 1 इसको, हाँ ये कोरिलेशन का है। ओके, ठीक, कंसेप्ट सिंपल सा क्या है कि मान लो मैं ना कोवेरिएंस को x मान लेता हूँ, मैंने x बोल दिया कोवेरिएंस। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास जो कोरिलेशन है उसका फॉर्मूला x अपॉन, और मैं ना y मान लेता हूँ इसको, जो s ऑफ x और s और y था, तो x बाय y हो जाएगा। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो तो हमेशा सिंबल लेस होती है, मतलब हमेशा ही पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये होती है ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, एक्स का बस नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। ठीक है, तो अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसका तो मैटर ही नहीं करता। ठीक है, और एक्स का सिंबल आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, मान लो एक्स का सिंबल नेगेटिव था, तो मैंने नेगेटिव लिया पहले, कोवेरिएंस में मैं सिर्फ नेगेटिव सिंबल देख रहा होता हूँ, स्केल नहीं देख रहा होता। बट जब मैं एक्स को वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, सॉरी, तो मेरे पास एक नंबर भी आ रहा है, मान लो 0.67 आया। ठीक है, तो जो मेरा कोरिलेशन है ये, इसमें नेगेटिव मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन, क्योंकि वो डायरेक्टली कोवेरिएंस से आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा स्केल। तो मेरा कहने का वही मतलब था कि एक्चुअली आपको कोवेरिएंस निकालने की जरूरत कभी सेपरेटली पड़ती ही नहीं है, आप सीधे सीधा कोरिलेशन निकाल के सिंबल से डायरेक्शन भी पता कर सकते हो। कोवेरिएंस ही यूज कर रहा है ना ये भी, पॉइंट। हाँ, प्लस 0.67 भी मैंने ना -1 से 0.1 -1 से +1 होती है इसकी, है ना? -1 और 1 को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा ये। कैसे कैसे हो गया? हाँ, एक्स लुकअप, हाँ, नहीं, उसका काम ये कर तो रहा है, हमने पढ़ा क्यों? क्योंकि उसके फॉर्मूले में ही सीधा सीधा कोवेरिएंस यूज हो रहा है ना। फॉर्मूला देखो उसमें कोवेरिएंस लिखा हुआ है, आपको पता ही नहीं कोवेरिएंस कैसे निकालना है। पॉइंट, एक्स लुकअप में तो हमें वी लुकअप पता हो ना पता हो फर्क नहीं पड़ता, इसे पता होना चाहिए कोवेरिएंस कैसे निकलेगा। उस कोवेरिएंस की फर्दर कैलकुलेशन है कोरिलेशन। ठीक है, तो ये हमारे दो टॉपिक कवर हो जाते हैं। हमने आज कवर किया रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, ट्यूसडे। आराम से।